जी करें शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मुल्क में सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब है। ये आमतौर पर एक बड़े अच्छे माहौल में ये इंतखाब होता था और मुल्क के सेनेट के चेयरमैन को चुन लिया जाता था। सारे मुत्तफिक होते थे उस पर, उस इलेक्शन पर। 2018 में एक रवायत पड़ी है जिसने इस इलेक्शन को भी मुतनाज़ा कर दिया है और पार्लिमान का जो अपर हाउस है, जिसको हम सेनेट कहते हैं, उसको भी मुतनाज़ा कर दिया है। और ये बदनसीबी है कि पिछले सेनेट के इलेक्शन में 2018 में ऐसे लोग मुंतखब हुए जिनकी जमात की कोई नुमाइंदगी उस सूबे में नहीं थी, और एक ऐसे शख्स को सेनेट का चेयरमैन बनाया गया जिनकी जमात का वजूद भी नहीं था। उस वक्त एक वाज़ेह अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और इत्तेहादियों की थी, हुकूमत भी हमारी थी। लेकिन जो हालात पैदा हुए उसका मैंने जिक्र उस वक्त बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी किया था कि इस इलेक्शन के अंदर क्या धांधली हुई है, किस तरह मुल्क के इस ऐवान को बदनाम किया गया है। और मैं जब तक वज़ीर-ए-आज़म रहा तो मैं उस ऐवान में नहीं गया, क्योंकि मैं उसको नुमाइंदा ऐवान पाकिस्तान के अवाम का नहीं समझता था। वो ऐवान 3 साल चला है। आज भी एक नई सेनेट का इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर जो हुआ, 70 करोड़ किसने दिए किसने लिए, ये सब पाकिस्तान जानता है। और ये बदनसीबी है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म पहले टिकट देता है 70 करोड़ रुपया लेकर, फिर अपनी पार्टी के दबाव में आकर टिकट वापस कर देता है, अपने 11 MP उसी शख्स को दे देता है, उसको आज़ाद मुंतखब करवाता है और फिर उसको अपने दफ्तर में बुलाकर उसके गले में अपनी जमात का पट्टा डाल देता है। ये 70 करोड़ रुपए का पट्टा जो है, ये पाकिस्तान के अवाम के मुंह पर एक थप्पड़ है। हमने बारहा कहा कि हम DG-ISPR की बात पर यकीन करना चाहते हैं, लेकिन आज हम मजबूर हुए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि जो कुछ हो रहा है इलेक्शन में उसकी बहुत सी शहादतें हमारे पास आई हैं। हमारे मेंबरान ने बताया है कि हमें टेलीफोन आए हैं, हमें वोट बदलने को कहा गया है। ये बातें किसी तरह भी न मुल्क के लिए खुशाइंद हैं, न इदारों के लिए खुशाइंद हैं। ये बदनसीबी होगी कि कल जिस सेनेट के अंदर अक्सरियत अपोजिशन के पास है और वाज़ेह अक्सरियत है, जो इलेक्शन कमीशन के अपने इदाद व शुमार हैं, जो पार्टी एफिलिएशन इलेक्शन कमीशन ने जारी की हुई है, उसके हवाले से एक अक्सरियत अपोजिशन की है। लेकिन जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं, जब सेनेटर्स को टेलीफोन आते हैं कि आप ऐवान में ना आएँ या अपना वोट बदल दें या फलाने को वोट दें और फलाने को ना दें, तो फिर एक मायूसी भी होती है कि जहाँ पर यह कहा जाता है बार बार कि हमारा ताल्लुक़ सियासत से नहीं है, जब उसके शवाहिद सामने आते हैं तो फिर मुल्क के जमहूरी मुस्तकबिल के बारे में बहुत इबाहम पैदा होता है। क्या हम ये भी नहीं तस्लीम कर सकते कि मुल्क में जमहूरी अमल के ज़रिए सेनेट का चेयरमैन बन जाए? सेनेट अपर हाउस है, उसका एक मुकाम है, सूबों की नुमाइंदगी करता है, और जब मुल्क के सदर मुल्क में नहीं होते तो चेयरमैन सेनेट जो होता है वो सदर के फ़राइज़ अंजाम देता है। तो हमने 2018 में इस ओहदे को भी मुतनाज़ा कर दिया, और आज फिर ये कोशिश की जा रही है कि इस इलेक्शन को भी
मुतनाज़ा किया जाए। ये बहुत बदनसीबी है इस मुल्क की, इस जमहूरी अमल की, कि आज इस किस्म के मामलात सामने आ रहे हैं। हमें DGISPR के बयान के बाद उम्मीद थी कि ये मामला ख़त्म हो गया है, अब नहीं होगा, जो 2018 में हुआ वो रिपीट नहीं होगा। लेकिन आज फिर ये शहादतें हमारे पास हैं, एक नहीं है, बहुत सी हैं। हम किसी इदारे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, किसी की हद तक नहीं करना चाहते, किसी की तज़लील मकसूद नहीं है, किसी को नीचा दिखाना मकसूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम का ये हक है कि जो लोग ऐवान में बैठे हैं उनके नुमाइंदे हों। वो एक चोरी शुदा इलेक्शन से ना आए, वो एक धौंस और धांधली और लालच के इलेक्शन से ना आए, वरना ये ऐवान नहीं चलते। आपके सामने आप देख लें, कौमी असम्बली नहीं चलती, सेनेट नहीं चलती। क्या हमने इसी तसलसल को बरकरार रखना है? मेरे साथ हाफिज़ अब्दुल करीम साहब बैठे हैं, जो 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए थे। इनके खिलाफ पहले नैब की कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की गई, इनको पैगामात दिए गए, इनको डराने धमकाने की कोशिश की गई, इनके खिलाफ मुकदमे बनाने की कोशिश की गई। इस दफ़ा ये मुल्क से बाहर कारोबार करते हैं, बहुत अरसे से करते हैं। इस दफ़ा भी अब पंजाब की एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट शुरू हो गई है, तो क्या इन नैब को, इस एंटी करप्शन को कोई हुकूमत का आदमी नहीं मिलता? पंजाब के एंटी करप्शन का क्या ताल्लुक है एक सेनेटर से? आज सिर्फ इनका नहीं, बहुत से सेनेटर्स को नैब के पैगामात आए हैं, नैब के नोटिस आए हैं, नैब से फ़ोन आए हैं और एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट से फ़ोन आए हैं। ये बदनसीबी है कि आज हुकूमती इदारों को सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में मुदाखलत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं हाफिज़ अब्दुल करीम साहब से खुद गुजारिश करूँगा कि वो खुद आपके सामने रखें कि उनको क्या पैगामात आए और कैसे आए और किससे आए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो जिस तरह मोहतरम अब्बासी साहब ने फरमाया कि मुझे दो ज़िम्मेदारान की कालें आईं और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो सरकारी उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करें और गिलानी साहब को सपोर्ट ना करें। मेरे पास सारा रिकॉर्ड भी मौजूद है। मुझे पहली कॉल आई 6 मार्च को, जो मैं व्हाट्सएप कॉल थी, अटेंड नहीं कर सका। फिर 7 को आई, 6 मार्च को 4:05 पे आई कॉल, 7 मार्च को आई 2:58 पे और 9 को आई 12:06 पे। तो आखिरी जब कॉल आई तो मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे यही कहा कि आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप मेहरबानी करके हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट करें। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखें, मुल्क का हाल आपके सामने नहीं है, कितना हमारे मुल्क का नुकसान हो चुका है, गरीब पिस गया है, महंगाई कितना ज़्यादा हो गई है और मुल्क इक़्तिसादी तौर पे, ख़ारजी तौर पे हर हवाले से तबाह हो गया। तो हम किस तरह इसकी, आप कहते हैं हम सपोर्ट करें? आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, मैंने उन्हें कहा कि हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, बल्कि आज मैं मीडिया के सामने ये बात करना चाहता हूँ कि नैब को भी भुगताया 2 साल, FIA और एंटी करप्शन के अभी पर्चे शुरू हुए जब से ये इसका सेनेट का शेड्यूल का ऐलान हुआ। एक ऐसी पुरानी FIR 2016 की जिसमें मेरा नाम नहीं था, अभी उसमें मेरा नाम डाल दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि प्रेशराइज करें और अपनी मर्ज़ी का वोट ले सकें। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले
अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, इस्लाम की सरबुलंदी चाहते हैं, पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। और मेरे ख़्याल में, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, जितना मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और उसकी पार्टी ने पाकिस्तान की खिदमत की, जितना उसको मजबूत किया, किसी और ने नहीं किया। इन लोगों ने आके पाकिस्तान को तबाह कर दिया। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, आप जितना पर्चे बनाने हैं बना लें, आपने जितना प्रेशर डालना है डाल लें। इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह हम मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हम इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे। जी, मैं फिर गुजारिश करूँगा कि यहाँ नाम भी लिए जा सकते हैं, लेकिन नाम लेना मकसूद नहीं है। हम किसी शख्स की बात नहीं करते, हम उस सोच की बात करते हैं जो आज पाकिस्तान में इस्तेमाल की जा रही है इस इलेक्शन को में धांधली करने के लिए। हम तो बात कर रहे हैं मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने की। वो इदारे जिनका मकसद मुल्क को स्टेबिलिटी देना होता है, जिनका मकसद मुल्क के आइन की पासदारी करना होता है, अगर वो खुद आइन तोड़ना शुरू कर दें, वो खुद अपना हल्फ तोड़ना शुरू कर दें, तो फिर मुल्क कहाँ पर जाएगा? ये सवाल हम पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहते हैं। हाफिज साहब से किसी ने ये कहा नहीं, इन्होंने खुद कहा कि मेरा ज़मीर मुझे ये कहता है कि मैं ये बात अवाम के सामने रखूं कि हमारे मुल्क में आज हो क्या रहा है कि ISI के अफसरान टेलीफोन कर रहे हैं सेनेटर्स को। मैं फिर ये कहूँगा, नाम बिल्कुल लिए जा सकते हैं, नाम भी इनके पास हैं, लेकिन नाम लेने का यहाँ मकसद नहीं है। यहाँ मकसद मुल्क के मुफाद की बात करना है, इस जमहूरी अमल की बात करना है, इस जमहूरियत की बात करना है जो आज पाकिस्तान में है। हम तो खुश हुए थे जब DG ISPR ने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है, लेकिन इस सेनेट के इलेक्शन में जो हालात पैदा हुए हैं, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा। हाफिज अब्दुल करीम साहब तो एक शख्स हैं, यहाँ बहुत से सेनेटर्स को ऐसे टेलीफोन आए हैं, बहुत से उन्हें शायद बताया भी ना हो। ये बदनसीबी है मुल्क की कि अगर हम जमहूरी अमल को नहीं चलने देंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। हमारी मकसद आज का ये बात पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना है, ये मुकदमा उनके सामने रखना है कि जब तक मुल्क में जमहूरी अमल आइन के मुताबिक नहीं होगा, जब तक हम उस किस्म के काम करते रहेंगे जो हाफिज अब्दुल करीम साहब के साथ हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान में की मईशत के साथ वही होगा जो आज हो रहा है, फिर पाकिस्तान के साथ वही होगा जो आज हो रहा है। ये बदनसीबी है कि आज भी 73 साल के बाद भी, इस 21वीं सदी में भी हम वो काम कर रहे हैं जो दुनिया में कोई मुल्क नहीं करता। ये हुआ करते थे एक ज़माने में, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले। अब कोई मुल्क ये काम नहीं करता। हम आज भी वो काम अपनाए हैं और उनके असरात जो हैं वो आपको मुल्क में महंगाई की सूरत में, मुल्क की मईशत की तबाही की सूरत में, मुल्क की साख की कमी की सूरत में नज़र आ रहे हैं। ये मकसद था आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और हमें उम्मीद है, अभी भी वक्त है कि कल का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आइन के मुताबिक और जो सेनेटर्स हैं उनकी रज़ा के मुताबिक कल का इलेक्शन होगा। हम आज भी उम्मीद रखते हैं, लेकिन खराबी नज़र आएगी, हम उसकी निशानदेही करेंगे। ये सारी बात थी। कोई आपका सवाल? बारी कर लें, जी आप जी। ऐसा है, पहले तो ये बता दीजिए कि मुस्लिम लीग नून के 18 वोट है, 18 सेनेटर्स हैं, क्या वो तमाम 18 क्योंकि आप सीनियर नायब सदर है और पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, वो इंटैक्ट है? जी जी जी, 18 वोट इंटैक्ट हैं। दूसरा ये कि आपने कहा था कि मैं DG ISPR को खत लिखूंगा कि आपने ये का वादा किया था, उस वादा पूरा नहीं किया जा रहा, आपने एक ऐलान किया था, वो खत आपने लिख दिया? खत आप लिख के दे दें, भेज दूंगा। मैंने मुहावरतन कहा था कि मेरा जी चाहता है कि उनको खत लिखूं, तो मैंने ये आपके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको खत ही समझे, इलेक्ट्रॉनिक खत समझ लें। जी अबाई साहब ये बताइएगा कि हर दफा रिगिंग की बात होती है, इलेक्शन चोरी की बात होती है, एजेंसियों के नाम दिए जाते हैं, लेकिन उन बंदों के नाम नहीं दिए जाते
जिन्होंने ये रिगिंग की, आप जो फोन कर रहे हैं, क्या ये बेहतर नहीं है कि उनके नाम लिए जाए, आवाम को, जो 22 करोड़ आवाम है उसको बताया जाए कि कौन लोग हैं जो आप लोगों को फोन करके कहते हैं कि फलां को नहीं फलां को वोट दिया जाए? देखिए, मैंने पहले कहा कि नाम लेना मकसूद नहीं है, फौजी अफसर की हद तक करना मकसूद नहीं है। कोई फौजी अफसर भी अपने तय ये काम नहीं करता, अहकामात के ऊपर अमल करता है। हम उस काम में नहीं पढ़ना चाहते, हम उस बात में नहीं पढ़ना चाहते, हमने खराबी की निशानदेही कर दी है। अच्छा बासित साहब, हर दफ़ा कोई ना कोई सियासी जमात इस्तेमाल होती है। इस मरतबा PTI है, तो इससे कबल जब आपकी हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी इस्तेमाल हुई थी। तो अब ये चलन अगर इसी तरह चलता रहा तो बेहतरी कैसे आएगी जब ये लोग अपनी गलतियां मान कर इकट्ठे होकर कोई बातचीत ना करें? तो बेहतरी आएगी जब हाफिज अब्दुल करीम जैसे सेनेटर खड़े हो जाएंगे, जब वो बताएंगे लोगों को मेरे साथ क्या हो रहा है। ये एक सेनेटर है या बहुत से ऐसे सेनेटर हैं जिनको टेलीफोन आए हैं। मैं आपसे ये आपका बड़ा अहम सवाल है। तब्दीली उस दिन आएगी जिस दिन पाकिस्तान की रियासत ईमानदार हो जाएगी। जब पाकिस्तान के रियासती इदारे बेईमान होंगे, वो अपने मनपसंद एजेंडे को नाफिज करेंगे। पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें, बिजनेसमैन, सहाफ़ी, रियासती इदारों के आगे खड़ा होना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई हाफिज अब्दुल करीम नहीं होता, हर कोई शाहिद खाकान नहीं होता, हर कोई ऐसा बेबाक नहीं होता या हम लोग जैसे बातें कर रहे हैं। आम आदमी की मजबूरी होती है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान की रियासत गैर जानिबदार नहीं हो रही, और मैं हाथ जोड़ता हूँ रियासत के आगे, रियासती इदारों के आगे। 70 साल हो गए हैं, हमारे बच्चे हमें शर्मिंदा कर रहे हैं कि बांग्लादेश आगे निकल गया, इंडिया आगे निकल गया, हम पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तमाशा बना रहे हैं। वो इदारे जिन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की हिफाजत करनी है, वो इदारे जिन्होंने दहशत गर्दों की सरकोबी करनी है, वो इदारे जिन्होंने इसराइल और भारत की साजिशों का मुकाबला करना है, उनके कितने शानदार बहादुर अफसर हैं, अहलकार हैं जो अपना अपना मिशन जान जोखों में डालकर करते हैं। हम इन इदारों को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, इन इदारों की तौहीन है। खुदा के लिए आंखें खोलें। पाकिस्तान की रियासत की चूकें जो बुनियादें हैं वो हिल रही हैं। अगर आपको नजर नहीं आ रही तो आंखों से पट्टियां उतारें खुदा के लिए। जिसने इस मुसीबत को नाफिज किया है मुल्क के ऊपर, इमरान खान नाम की, जाके अल्लाह के आगे तौबा करे, कफारा अदा करे। ये 22 करोड़ अवाम को तबाह कर दिया है। कहाँ वो 5.8% तरक्की थी, कहाँ आज हम जिल्लत के अंदर आ गए हैं। कश्मीर हमने खो दिया है। जब हम पाकिस्तान में कश्मीर की हुकूमत, अपनी हुकूमत मुंतखब ढा रहे थे, वो मोदी जो है वो मुसलमान मुल्कों में सफारतकारी करके कश्मीर के लिए फजा हमवार कर रहा था। किसी को पता है ख्याल कि हमने कश्मीर अपने हाथों से खो दिया है? किसी को ख्याल है उस नौजवान को हम क्या शक्ल दिखाएंगे जो सीने पे पाकिस्तान का परचम बांध के भारत से गोलियां खाता है, आंखों बिनाई खो देता है? हम किन खेलों में फंसे हुए हैं? खुदा के लिए इस मुल्क को आइन पे चलने दें। हमें अब कोई लालच नहीं है। ये शख्स वजीर आजम बन चुका है, मैं वजीर दाखिला बन चुका हूं। 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट की है, कोई और हसरत नहीं है। सिर्फ एक हसरत है कि अपनी अगली नस्ल को ये मुल्क आइन और कानून और जमहूरियत पे और खुशहाली पे देके जाएं। इस रास्ते पे ये मुल्क नहीं चलेगा, ये मुल्क बर्बाद होगा। तो इसलिए खुदा के लिए इस्लाह करें। ये बताएंगे कि इस वक्त आपके पास एक्सरियत जो है वो कितने नंबर से और कितने सेनेटर्स आपको डाउट है कि वो मौजूद नहीं है या उन पे आपको शक है? पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम मुतमईन, हमारी फिगर जो है काफी ऊपर है। सर एक जिम्मी सवाल है जी, मैं तो गुजारिश करूंगा, आप इलेक्शन कमीशन का जो पार्टी वाइज ब्रेकडाउन है उसको देख लें, वोट उसके मुताबिक ही होने चाहिए। सर मेरा सवाल, एक हमारे मुल्क के वजीर दाखिला एक बयान देता है कि रियासती उम्मीदवार, ये पहली दफा हुआ है किसी पार्टी का उम्मीदवार, भाई वही तो मैं कह रहा हूं, इत्तेहाद का उम्मीदवार रियासत का उम्मीदवार क्या होता है? ये वजीर दाखिला ने पहला सच बोला है।
और उसका जो दलील है वो हाफिज साहब ने दे दी आपके सामने कि रियासती उम्मीदवार है। आप इसका मतलब मायूस हैं कि सूरत-ए-हाल हमें कोई मायूसी नहीं है, हमें कोई मायूसी नहीं है। अब्बासी साहब, आप यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इदारे जो है वो आपके अरकान को फोन कर रहे हैं, और यही सवाल हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से पूछा कि क्या अभी भी न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे हिसाब से न्यूट्रल है और हमारे किसी बंदे को कोई फोन नहीं आया। क्या ये सारा बिकाऊ माल मुस्लिम लीग नून में ही है कि उन्हीं को तोड़ने की कोशिश की जाती है, उन्हीं को खरीदने और बेचने की कोशिश की जाती है? देखिए, बिकाऊ माल कोई नहीं होता। मुस्लिम लीग नून पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। अगर गिलानी साहब समझते हैं किसी को फ़ोन नहीं आया तो उनकी इतला होगी। हमारे पास, मैं आपको टेलीफोन का रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूँ, मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं उस काम में नहीं पढ़ना चाहता, मैं उन अफसरान के नाम नहीं लेना चाहता। उनका कसूर नहीं है, ये खराबी हमारे निज़ाम में मौजूद है, इस खराबी को ख़त्म करें। ये सेनेट का इलेक्शन है, इस इलेक्शन को होने दें। अच्छा, ये ठीक है जी। जी, ये इसमें हमने ये देखा है कि पीटीआई ये कहती है कि इस सब जो वोट खरीदने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिनके वोट पीटीआई में से टूटे उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। इसी तरह आप ये कह रहे हैं कि जो अदारे धमका रहे हैं वो खामोश हो जाएं, जो लोग खौफ में आकर या किसी तरीके से दूसरी जमातों को वोट देते थे उनके खिलाफ या उन जमातों से भी बाइकाट तो जी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर जब वोट खरीदने वाला कोई नहीं होगा तो वोट बेचने वाला भी कोई नहीं होगा। और हम 99 में यहाँ पर पहुँच गए थे। ये फिर जो मार्शाल्लाह आया 2002 में फिर काम शुरू हुआ, ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये वोट दोस्त धांधली से लेना, ये खराबी वहाँ से शुरू हुई और आज तक कायम है। पर पीटीआई जो है ये 2018 एडिशन है काफ लीग का, ये प्रॉक्सी पार्टी है, ये सियासी जमात थोड़ा है। सबको पता है काफ लीग क्या थी, और आज 2018 का काफ लीग का एडिशन जो है उसका नाम पीटीआई है। ठीक है।